अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द शो गेम सेट मैच। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। पाकिस्तान की मेंस हॉकी टीम एशिया कप के 8वें एडिशन के लिए, एशिया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के 8वें एडिशन के मैचेस खेलने के लिए इंडिया के शहर चेन्नई पहुंच चुकी है। ऑल्दो पाकिस्तान का जाना काफ़ी लेट हुआ, लेकिन टीम वहां पहुंच चुकी है और अपनी तैयारियां जारी रखी है टीम ने। और क्योंकि हमारे अभी करंट टीम के जो कप्तान उमर भुट्टा साहब हैं वो हमारे साथ शो पे मौजूद हैं, तो विदाउट मच अडू वी गो डायरेक्टली टू उमर भुट्टा साहब, जो चेन्नई से डायरेक्टली ऑनलाइन हमारे साथ बात कर रहे हैं। उमर साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया शो पे हमारे साथ होने के लिए। कैसा वहाँ पे एनवायरनमेंट है, कैसा वेदर है, कैसी तैयारी है टीम की? थैंक यू वेरी मच। ऐसा है कि चेन्नई में हम लास्ट नाइट पहुंचे थे, तो वेदर के लिहाज से तकरीबन सेम ही है जैसे पाकिस्तान का। और फिर थोड़ा सा सुबह हमने थोड़ा सा ग्राउंड की फीलिंग ली है और एक सेशन है हमारा इवनिंग ट्रेनिंग का, और इंशाल्लाह टूर्नामेंट के लिए मैच है। बिल्कुल सही है उमर साहब। पहला मैच हमारा फॉर्चुनेटली ये है कि इस टूर्नामेंट में टॉप रैंक टीम्स भी हैं, अच्छी टीम्स हैं। भारत रिवायती हरीफ, उसकी भी पोजीशन चौथे रैंक की टीम है, लेकिन हमारा पहला मैच मलेशिया के साथ है जो निस्बतन एक ज़्यादा तगड़ा हरीफ नहीं है। डू यू थिंक कि आपके लिए टूर्नामेंट को स्टार्ट करने के लिए पहला मैच जो है अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि मलेशिया से आपको खेलना है? इस बारे में कि अगर आप कह रहे हैं कि जी वो अच्छी टीम या उसे थोड़ा सा लो रैंक कहा जाता है, तो ऐसा नहीं है। ये टॉप टीम्स हैं एशिया की, और जो मलेशिया है उसकी करंट रैंकिंग जो है वो 10th है वर्ल्ड की, और जो है उसकी बेहतरीन टीमों में शुमार होता है उसका। और जितनी भी टीमें यहाँ पे आई हैं वो फुल प्रिपेयर्ड होके आई हैं, क्योंकि इसके बाद जो बड़ा इवेंट है वो एशियन गेम्स का है। सो मोस्ट जो है वो टूर्नामेंट जो है वो एशियन गेम जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस वजह से क्योंकि ओलंपिक्स क्वालिफिकेशन का है, और पहला मैच है ऑलवेज डिफिकल्ट गेम होता है जो टूर्नामेंट का। सो मैं समझता हूँ कि वो टीम इस सेंस में ईजी नहीं है, मतलब कि वो भी बहुत टफ टीम है और मुश्किल होगा मैच दोनों टीमों के लिए। हमारे प्लेयर्स का मोराल कैसा है उमर? मतलब पूरी टीम गेयर्ड अप है, क्योंकि हम रिवायती हरीफ भारत के मुल्क में जाके ये मैचेस खेलेंगे, तो वैसे ही थोड़ा सा एक पैशन होता है वहाँ पे अपने आप को प्रूव करने का। सो व्हाट इज़ द काइंड ऑफ मोराल दैट यू सी इन द टीम? मैं समझता हूँ कि जितने भी लड़के हैं काफ़ी यंग हैं और मोराल बहुत एक्साइटेड हैं टूर्नामेंट के लिए खेलने के लिए, और स्पेशली जब आप इंडिया में आ जाते हैं तो यहाँ पे जो क्राउड का एनवायरनमेंट होता है, टूर्नामेंट की फीलिंग होती है, तो वो बहुत अच्छी होती है। और जो प्लेयर्स हैं उनका जो मोराल है बहुत हाई है, और एक्साइटेड हैं कि बेहतर अपनी अपनी बेहतर परफॉर्मेंस दी जाए यहाँ पर, और ताकि उसका जो हमें जो है वो फायदा आगे जो मेन इवेंट है कॉमनवेल्थ गेम्स वहाँ, कॉमनवेल्थ गेम कह रहा हूँ, एशियन गेम जो है वहाँ पे हो। सो मोराल के लिहाज से जितने भी प्लेयर्स हैं वो बहुत कॉन्फिडेंस हैं और अपना बेस्ट देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे आपने कहा कि हम किसी भी टीम को हल्का नहीं समझ रहे, और हल्की होंगी भी नहीं टीम, लेकिन हमें, क्योंकि आप इंडिया पहुंचे हैं, थोड़ा सा ये भी बताएं कि किस तरह का वेलकम था जब आप पहुंचे, तो आपको किस तरह की हॉस्पिटैलिटी मिली वहाँ इंडिया की तरफ से? हाँ जी बिल्कुल, इस लिहाज से बड़ा अच्छा उन्होंने हमें वेलकम किया, स्पेशली जब हमने अटारी बॉर्डर यानी कि वाघा बॉर्डर से जब इंटर हुए हम, तो आगे हमें उनकी जो हॉकी पंजाब है, पंजाब हॉकी एसोसिएशन, उन्होंने रिसीव किया। बहुत अच्छा उन्होंने हमें वेलकम किया, मदद के लिए प्रोटोकॉल दिया, और फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा जैसे एक ऐसा महसूस हो रहा था कि एक ही है सिस्टम, बड़ा अच्छा रहा। और उसके अलावा जब हम वहाँ से फ्लाई करके अमृतसर से चेन्नई तक पहुँचे, तो इधर जो इनका जो लोकल यानी कि सिस्टम था उन्होंने भी बड़ा अच्छा एक बनाया हुआ था वेलकम करने का सब टीमों को, तो बड़ा अच्छा रहा और बड़ा अच्छा हॉस्पिटैलिटी दी। बिल्कुल सही है। अब तक कितना, कल से पहुंचे हैं, उसके बाद कितना टाइम मिला है, और पहले मैच से पहले कितनी ट्रेनिंग और करना बाकी है प्लेयर्स की? मैं समझता हूँ कि टाइम थोड़ा सा शॉर्ट रहा, मतलब यहाँ पे आने का। अब बस एक सेशन है, हम एक सेशन ही कर सकते थे, हमारे पास पॉसिबिलिटीज थी आज के दिन की, क्योंकि हम रात यहाँ पर कल रात यहाँ पर पहुँचे थे चेन्नई में, और एक सेशन ही था जो क्या नाम है हम कर सकते हैं आज का। तो इंशाल्लाह करेंगे, क्योंकि कल हम यहाँ पर इवनिंग में जो है हमारा गेम है अगेंस्ट मलेशिया।
बिल्कुल सही है। कोचिंग स्टाफ की बात की जाए तो रिसेंटली बहुत चेंजेस हुई हैं। शहनाज शेख हेड कोच हैं, लेकिन शी इज़ नॉट विद यू गाइस। सो उनकी जगह रेहान बट और ये लोग मैनेज कर रहे होंगे। सो उसकी वजह से कोई ट्रबल होगी या आपको लगता है कि मैनेज हो जाएगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि क्योंकि जो प्लेयर्स हैं उनका काम तो खेलना होता है। उन्होंने जो भी इंस्ट्रक्शंस आएंगी कोचिंग स्टाफ से, उन्होंने उसको कोशिश करनी है कि उसको फुलफिल किया जाए, और जो भी टैक्टिक्स आए हैं और जो भी चीज़ें वो हमें बताएं हम उसको मुकम्मल करें। तो मैं समझता हूँ कि प्लेयर्स को सिर्फ ये है कि जो स्टाफ कोचिंग स्टाफ होगा, जो भी कोच मैनेजर और जो भी उस टाइम पे होंगे, जो जिस तरह का प्लान बताएंगे, प्लेयर्स वही इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही है। टूर्नामेंट में जाने से पहले लाहौर में आपका काफ़ी लंबा कैंप लगा, उसमें काफ़ी तैयारी हुई और रेहान बट साहब ने काफ़ी कहा कि टीम की फ़िटनेस पे बहुत ज़्यादा काम किया गया है। तो उस हवाले से हमें फ़िटनेस के हवाले से बताएं कि टीम की क्या पोजीशन है, उस लाहौर के कैंप से कितना फ़ायदा हुआ, और हम आपसे ये भी जानेंगे कि जो अपोजिशन की टीम्स हैं उनको टीम वाइज किस तरह आपने स्ट्रैटेजी बनाई है कि किस टीम के अगेंस्ट किस तरह खेलेंगे। रिगार्डिंग ये आप ठीक कह रहे हैं बिल्कुल। वहाँ पे जो लाहौर में जो कैंप है वो 2 फेज में लगा, जिसमें फिजिकल फिटनेस पे भी खासा काम हुआ। हाँ, लेकिन अगर आप मेरे से पूछेंगे कि फिजिकल फिटनेस की किस स्टेज पे है आप, तो वो मैं समझता हूँ कि मेरे से मैं उसका बेस्ट जवाब इस तरीके से नहीं दे सकता, क्योंकि मैं फिजिकल ट्रेनर नहीं हूँ। तो फिजिकल ट्रेन इस चीज़ का बेस्ट जवाब एक तो फिजिकल ट्रेनर दे सकता है कि टीम किस जगह स्टैंड कर रही है, और इसके अलावा कोचिंग स्टाफ भी इस चीज़ का जवाब बेहतर तरीके से आपको दे सकता है कि स्टैंड का फिटनेस, यानी कि जो हमारी टीम है उसका फिटनेस स्टैंडर्ड इस टाइम कितना है। और दूसरा, जो ओपोनेंट टीमों की बात की आपने कि उनके खिलाफ क्या स्ट्रेटजी, वो वेरी करती है आपका मैच किससे। लाइक अगर हम मलेशिया से खेल रहे हैं तो हमने उसको ओपोनेंट को देखना है कि कोचिंग स्टाफ उस चीज़ों को जो है वो देखने के बाद जो जितने भी हमारे कोचिंग पैनल है उसके रेलिवेंट की प्लानिंग करते हैं, और इसी तरह जब नेक्स्ट गेम होता है तो उसके रेलिवेंट ही प्लानिंग की जाती है ओपोनेंट को देखने के बाद। आप एक ही प्लानिंग और एक ही चीज़ से नहीं खेल सकते। अगर ऐसा करेंगे तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल सही है। और इस टूर्नामेंट का पूरा रिकॉर्ड देखा जाए तो ये 8वां एडिशन है। पाकिस्तान को ये एज है कि पाकिस्तान 3 बार 2018 में आखिरी हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे। सो डू यू थिंक कि वो भी माइंडसेट में, वो भी आपके बैक ऑफ द माइंड रहेगा कि हमने एशियंस ट्रॉफी चैंपियनशिप में हमेशा अच्छी परफॉर्मेंस दी है? हाँ जी, बिल्कुल। इस टूर्नामेंट के रिगार्डिंग पाकिस्तान का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, क्योंकि जो पहली एशियन चैंपियन ट्रॉफी जब इंट्रोड्यूस हुई थी, पहला टूर्नामेंट हुआ तो पाकिस्तान ने उसका भी फाइनल खेला था, और ट्रैक रिकॉर्ड के लिहाज से आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अच्छा है। हाँ, किसी भी जगह पर आप समझ सकते हैं कि इट मे बी लिटिल बिट कॉन्फिडेंस, लेकिन प्योरली ये कहा जा सकता है कि जो टाइम टू टाइम हॉकी चेंज होती है, इसमें चेंजेस आती हैं, मतलब कि इसमें बड़ी बड़ी प्लानिंग और चीज़ें चेंज होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि कुछ ये नहीं प्रिडिक्ट, कुछ भी नहीं कहा सकता कि क्या होगा, क्योंकि इस लिहाज से जो है वो हर चीज़ टाइमली चेंज होती है, एडवांस चीज़ें आ रही हैं, और जो जितनी भी इंटरनेशनल टीम है उस पर वर्क करके स्टेप अप करना चाह रही हैं, आगे से आगे, आगे से आगे। बिल्कुल सही है। उमर, एक और सवाल ये भी बनता है कि आपने इससे पहले जो टूर्नामेंट खेला है वो इंटरनेशनल कोच के अंडर खेला है, अब आपका लोकल कोचिंग स्टाफ है। विल इट मेक एनी डिफरेंस? आपकी टेक्निक में कोई चेंजेस आएंगी नए कोचिंग स्टाफ के हवाले से? बिल्कुल। आप इसको इंटरनेशनल कोच आपने कहा, लेकिन फॉरेनर कोच कहा जाता है कि मतलब कि आपने हायर किया बाहर से। सेकेंडली बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि हर कोच का वे ऑफ टैकलिंग या चीज़ों को देखना और चीज़ों को खिलाना डिफरेंट होता है। अगर मैं होऊंगा तो मैं किसी और तरीके से करना चाहूँगा। इसी तरह जो है वो जब भी कोचिंग चेंज होते हैं, स्टाफ चेंज होता है, तो वो उनका जो चीज़ें हैं, चीज़ों को करना, चीज़ों के साथ प्लेयरों के साथ उनको इम्प्लीमेंट करना वो डिफरेंट होता है, और उनकी थॉट डिफरेंट होती है। ये ऐसे एक नेचुरल चीज़ है कि हर इंसान एक इंसान से मुख्तलिफ होता है, तो ज़ाहिरी बात है उससे ज़ाहिरी बात है चेंज होगा। यानी कि वो किसी और फ्रेम ऑफ माइंड से काम करते थे, अब किसी और तरीके से होगा। बिल्कुल सही है। अच्छा उमर, हमने देखा है कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी रहती है वो ये रहती है कि हम फील्ड गोल के साथ साथ पेनल्टी कॉर्नर्स की तरफ ज़्यादा जाते हैं, लेकिन एक वक्त था हमारे पास सोहेल अब्बास जैसे प्लेयर थे जहां हमें पेनल्टी कॉर्नर मिलता था तो 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स हमें लगता था कि उस पर गोल ही होगा। तो क्या हम अभी भी फील्ड गोल के साथ साथ पेनल्टी कॉर्नर की तरफ जाएंगे, और अगर हम जाएंगे तो अभी रिसेंटली हमारी टीम में कौन से उस तरह के प्लेयर्स हैं जो पेनल्टी कॉर्नर पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग साबित होंगे?
बिल्कुल, मैं इसमें थोड़ी आपकी करेक्शन कर दूँ, इसमें ये है कि प्लेंटी कॉर्नर का जो है वो बहुत बड़ा वेपन है हॉकी में। पाकिस्तान नहीं, मेजॉरिटी टीमें जो वर्ल्ड की बेस्ट टीमें हैं, दे गॉट द वन ऑफ द बेस्ट फ्लिकर्स, सो उनका रिलायबल बहुत ज़्यादा होता है उसके ऊपर शॉर्ट कॉर्नर पे। तो शॉर्ट कॉर्नर का एज होना बहुत फायदेमंद साबित होता है टीम के लिए, और काफ़ी टीमें ऐसी हैं जिनका मेजर प्लानिंग जो है वो शॉर्ट कॉर्नर की डिफेंस और उसके ऊपर अटैक पर होता है, तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। हमारे पास रिसेंटली एक दो प्लेयर थे, जिसमें एक सुफियान है, एक अरबाज है, जो जूनियर टीम से प्रमोट हुए हैं। अरबाज अनफॉर्चुनेटली उनको इंजरी होगी बिफोर टूर्नामेंट, सो वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन सुफियान है। हमें उम्मीद है कि वो टीम की बेहतरी और टीम की हार जीतने में काफ़ी अच्छा परफॉर्म देंगे, और जहाँ टीम को ज़रूरत होगी वो हमें रिजल्ट देंगे। और शॉर्ट कॉर्नर बहुत बड़ा वेपन है हॉकी में। बिल्कुल सही है। थोड़ी सी बात रिवायती हरीफ भारत की करते हैं। कोई ख़ास प्लानिंग है भारत के अगेंस्ट? और उनकी टीम क्योंकि रैंकिंग में चौथे नंबर पे है, आई एम श्योर वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम होगी। हम ऑल दो 16वें नंबर पे हैं, लेकिन जब पाकिस्तान इंडिया खेलते हैं तो रैंकिंग इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती, लेकिन अगेन डिफरेंस बहुत बड़ा है। सो इंडिया के ख़िलाफ़ कोई ख़ास हमारी प्लानिंग है? सिमिलरली टीम्स लाइक जनूबी कोरिया जो अपने टाइटल का डिफेंस कर रहे हैं, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, तो उस तरह की टीमों के अगेंस्ट कोई ख़ास स्ट्रेटजी है, कोई ख़ास प्लेयर्स हैं जिनको अनलीश किया जाएगा उन मैचेस में? अच्छा, हॉकी जो है वो प्योरली टीम गेम है। इसमें आप किसी एक प्लेयर्स के ऊपर एम्फसाइज नहीं कर सकते, उन्हीं को उसकी गिर नहीं चल सकते कि भाई उसी चीज़ इस प्लेयर्स को करना है। हॉकी प्योरली टीम गेम है और ये टीम खेलती है। सेकेंडली, मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूँ कि कोई भी मैच और कोई भी टीम यहाँ पर ईजी या टफ नहीं होगी। ये डिपेंड करता है कि उस दिन टीम कौन सी अच्छी खेलती है और किसका प्लान ज़्यादा बेहतर तरीके से अल्टीमेट उसके ऊपर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जो टीम इम्प्लीमेंट करेगी वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर जाएगी और वो मैच के लिए बेहतर होगा। सेकेंडली, जो आप ये कह रहे हैं कि रैंकिंग, हाँ जरूर ये रैंकिंग जरूरी बेहतर है, क्योंकि इंडिया एक हायर रैंक टीम है और वो कंटिन्यूसली इंटरनेशनल हॉकी खेल रही है, प्रो लीग में भी है। हाँ, थोड़ा बहुत जरूर फर्क एज हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं आपको पहले बताऊँ कि हॉकी में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आता टीमों का जो खेलने का आपस में। रैंकिंग जरूरी है कि ऑन पेपर और चीजों के लिए होती है, लेकिन ये है कि जो टीम बेहतर परफॉर्म करेगी उस दिन उस ग्राउंड में और जिसका प्लान ज्यादा बेहतर होगा, तो वो अच्छे तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करेगी और रिजल्ट उसी टीम के पास जाएगा। बिल्कुल सही है। आपको लगता है उमर के पाकिस्तान, इंडिया, इन टीमों को अगेंस्ट जनूबी कोरिया, बाकी टीमों के अगेंस्ट कंडीशन का फ़ायदा होगा? बिकॉज पाकिस्तान और इंडिया की कंडीशंस काफ़ी सिमिलर है। नहीं, इसमें कुछ खासा नहीं होता कि कंडीशंस का फायदा होगा, क्योंकि ये जो टीम है और जो ये हॉकी जो है वो ट्रेडिंग ही इतनी जो है वो पेस पे होती है कि उसमें जो आपकी हार्ट रेट है वो 160 170 प्लस पे करते हैं। तो और वो जहाँ पे उन्होंने जाना होता है, फॉर एग्जांपल अगर कोरिया या जापान या मलेशिया ने यहाँ पर आना है टूर्नामेंट के लिए, तो वो तकरीबन राउंड 3-4 दिन पहले आ जाते हैं, जो उनके वेदर की एडजस्टमेंट हो जाती है और ग्राउंड की एडजस्टमेंट हो जाती है। तो वो उस चीज़ को पहले ही अडॉप्ट कर चुके होते हैं, तो कुछ खासा फर्क नहीं पड़ेगा कि वेदर उन पर ज़्यादा इफेक्ट करे। बिल्कुल सही है। इंडिया के ख़िलाफ़ इंडिया में खेलना, आई एम श्योर जो जिस तरह का हमने पास्ट में मैचेस देखे हैं, जो क्राउड का एक प्रेशर होता है प्लेयर्स पे, और अगर इंडिया अच्छा परफॉर्म कर रहा हो तो भी बहुत ज़्यादा क्राउड जो है वो इन्वॉल्व होता है, और अगर बुरा परफॉर्म कर रहा हो तो हमारे प्लेयर्स पे बहुत प्रेशर होता है। ओवरऑल कैसे देखते हैं हमारी टीम पे कितना प्रेशर होगा इंडिया वाले मैच को लेके, और कितने अच्छे हमारे पास सीनियर प्लेयर्स हैं, सीजन्ड प्लेयर्स हैं जो इसको कोप अप करने में यंग प्लेयर्स को भी हेल्प कर सकेंगे? हाँ जी, बिल्कुल। क्राउड जो पाकिस्तान इंडिया का मैच है वो आप बिल्कुल उसको इस तरह के दोनों साइडों पे जो हमारी मतलब के कंट्रीज हैं वो उसको बहुत एक्साइटमेंट होती है, यानी कि उनका इस मैच के लिए सेम लाइक ऐसे कि हमने तो उसको टूर्नामेंट का एक मैच ही है पाकिस्तान इंडिया का, और क्राउड जाहिर बात है उसमें बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि कोई इतना ज़्यादा क्राउड होता है कि इवन अगर हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम आती है। इंडिया पाकिस्तान के मैच की बात कर रहा हूँ। और प्रेशर आई थिंक सो काफ़ी सीजनल प्लेयर भी हैं टीम के साथ, सीनियर प्लेयर थोड़े से कम है, लेकिन ये है कि सीजन प्लेयर है कि अभी जूनियर टीम का जो आपने देखा होगा एशिया कप खेलने गई थी तो वहाँ भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, तो वहाँ से भी प्लेयर्स काफ़ी 8 से 9 प्लेयर ऐसे हैं जो इस टीम में शामिल हैं। सो लेट्स सी, देखते हैं इंशाल्लाह बेहतर होगा।
बिल्कुल सही है उमर। लास्टली आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बिफोर प्लेइंग इंडिया आप मलेशिया से खेल रहे हैं, बड़े मैचेस, वैसे तो आपने बिल्कुल सही कहा कि इन अ टूर्नामेंट लाइक दिस एवरी मैच हैज़ टू बी गिवन द ड्यू इम्पोर्टेंस, और कोई भी साइड वो नहीं है, लेकिन जनरली क्या चीज़ें हैं, क्या वो एरियाज़ हैं जिनको हम इम्प्रूव करना चाहेंगे ताकि हम जो हमसे रैंक में हायर टीम है उनके अगेंस्ट हम जीत सकें? हाँ जी, एक तो ये लीग सिस्टम है, यानी कि आपने हर टीम से एक एक मैच खेलना है, उसके बाद जो स्टैंडिंग होगी उसके 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 मुताबिक आपको मैचेस मिलेंगे। और मेरे मुताबिक जो बेसिकली जो है वो शॉर्ट कॉर्नर्स में जो जैसे इंडिया है उनका शॉर्ट कॉर्नर अटैकिंग डिफेंस दोनों बहुत ज़्यादा बेहतर है, और अटैकिंग वाइज बहुत बेहतर है। इसी तरह अगर आप कोरिया को देख लें और इवन दैट मलेशिया को भी देख लें, दे आर वेरी गुड इन पीसी अटैक। सो जो इनका शॉर्ट कॉर्नर का एज है वो बहुत बड़ा एज है इन टीमों के साथ, क्योंकि जो इनके फ्लिकर्स हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। राउंड लाइक अगर कोरिया का जो 300 गेम्स हैं उसकी इंटरनेशनल कैप्स है, इसी तरह मलेशिया का जो फ्लिकर है 250 कैप्स से अबव है, और इंडिया का जो मैच उसका भी तकरीबन 200 के करीब कैप्स बनते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत बड़ा एज है अगर हम उसको कॉप अप करने में कामयाब हो गए, क्योंकि लास्ट एशियन चैंपियन ट्रॉफी जो हम बांग्लादेश खेले थे उसमें भी हमारा सेमीफाइनल कोरिया के साथ है, तो उसमें भी अनफॉर्चुनेटली हमें 3 गोल ऐसे थे जो पीसी पे हो गए थे। हालांकि हम वो मैच अच्छे तरीके से खेल रहे थे और डोमिनेट कर रहे थे, 2-1 3-1 यानी कि डोमिनेट थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीसी में हमने गोल उनको हम उस तरह ब्लॉक नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उसका मतलब कि हमें जो है रिजल्ट जो है वो हम लूज कर गए मैच। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा एज होगा शॉर्ट कॉर्नर का अटैक और डिफेंस बहुत। सो आप जिस तरह कह रहे हैं पीसी, आपके पेनल्टी कॉर्नर्स, आपके शॉर्ट कॉर्नर्स, उसमें जो रूल्स चेंज हुए हैं उसमें आप जैसे कह रहे हैं कि जो ऑपोजिशन टीम है उनके पास काफ़ी सीनियर प्लेयर्स हैं, उसको कोप अप करने का एक तरीका ये भी है कि आपके पास जो कीपर है वो बहुत ज़्यादा सॉलिड हो। सो डू यू थिंक कि हम वहाँ पे कवर्ड हैं, हमारे कीपर जो हैं वो गोल कीपर जो है हमारे उस लेवल के हैं कि ये यहाँ पे पाकिस्तान को डिफेंस अच्छा कर सकेंगे हम? नहीं, ये चीज तो आप समझ रहे हैं कि ना शॉर्ट कॉर्नर पे सिर्फ कीपर का हाथ होता है, कीपर ही डिफेंड कर सकता है, इस तरह नहीं है। इसमें कई चीजें होती हैं, इसमें पूरी बैटरी होती है, पूरी टीम होती है। लाइक उन्होंने हर एस्पेक्ट को देखना होता है कि क्या होता है, कि सिर्फ गोली का नहीं कह सकते कि सिर्फ गोलकीपर नहीं रोकना उसको, गोलकीपर का एक पार्ट जरूर होता है। इसी तरह जो टीम है उसका हर बंदे का एक पार्ट होता है, उसमें रोल करना होता है, और ये प्रॉपर प्लानिंग के साथ, यानी एक आप इसको प्लान करते हैं कि हाउ वी डिफेंड दैट पर्सन फ्लिकर, तो इसका बहुत इजी नहीं है कि आप उसको डिफेंड कर सकते हैं। और इसी तरह जब आप जिस टीम के साथ खेल रहे होते हैं जिन्होंने अटैक करना है, लाइक उनके फ्लिकर्स भी इसको प्रिपेयर करके आते हैं कि अगर वो किस तरह के टैक्टिक्स यूज करे तो उसके अगेंस्ट हमने किस तरह करना है। तो इट्स नॉट लाइक एक बंदे के ऊपर, मैं पहले कह चुका हूँ टीम के, मैं गोलकीपर इंपॉर्टेंट जरूर है, लेकिन खाली गोलकीपर नहीं इंपॉर्टेंट, पूरी टीम साथ इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बात है कि पेनल्टी कॉर्नर्स के लिए सिर्फ गोलकीपर नहीं होगा, पूरी टीम, एक पूरा स्ट्रेटजी होगी। बट उम्मीद है कि हमारी ओवरऑल टीम डिफेंस में भी इतनी अच्छी होगी कि हम जो क्रिटिकल मैचेस होंगे वहाँ हम डिफेंड कर सकेंगे अच्छे तरीके से और मैचेस जीत सकेंगे। उमर साहब, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान हॉकी टीम के लिए, जैसे आपने कहा यंग प्लेयर्स हैं, हम अपने रिवायती हरीफ के मैदानों में जाके ये मैचेस खेल रहे हैं और काफ़ी उम्मीदें लगी हुई हैं। और रिसेंटली पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंसेस हैं, कोई भी गेम हो, चाहे स्क्वॉश में हमने देखा जूनियर चैम्पियनशिप में हम वर्ल्ड चैम्पियन बने, आपको लगता है कि उस तरह की परफॉर्मेंस हमारी टीम में कैपेबिलिटी है कि एक वो जो गोल्डन मौका है उसको पूरा अवेल कर सकेंगे? कैपेबिलिटी के लिहाज से बिल्कुल है, क्यों नहीं है। आप कोई भी टीम जब भी कहीं टूर्नामेंट में आती है तो वो जीतने के लिए आती है और पूरी प्रिपरेशन करके आती है। सेकेंडली ये कि गोल्डन चांस, आई डोंट थिंक सो कि ये टूर्नामेंट इतना कि अगर हम इस टूर्नामेंट को जीत लें, पोडियम वगैरह पे चले भी जाएं, क्योंकि इसके बाद एक बिगेस्ट टूर्नामेंट आ रहा है एशियन गेम्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है क्योंकि उसके लिए ओलंपिक क्वालिफायर और यही ओपोनेंट वहीं पे होंगे, यानी कि ऑलमोस्ट यही टॉप टीम्स होगी जो वहां पर compete करेंगी एक दूसरे के साथ। तो मैं समझता हूँ कि जितनी भी बड़ी टीमें यहाँ पे, लाइक आपने जितनी भी जो भी ये टीम्स हैं, इंडिया, पाकिस्तान, कोरिया, जापान, इवन मलेशिया, उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये टूर्नामेंट शायद इतना नहीं है। तो इससे नेक्स्ट टूर्नामेंट आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए वो उस गोल्डन चांस आप उसको कह सकते हैं कि वो है कि मोस्ट ऑफ उस पे जो है वो पूरा उसको ओवरकम, उसको जीतने की पूरी भरपूर कोशिश करनी चाहिए। हाँ, ये इन सेंस ये है कि हम पॉइंट गेन कर सकते हैं, रैंकिंग बेहतर हो सकती है, मैच टू मैच वेरी करती है।
बिल्कुल सही है उमर साहब आपको, और बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि एशियन गेम्स के लिए ये टूर्नामेंट जो है आपके लिए एक अच्छी प्रैक्टिस साबित होगा। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम श्योर आप बहुत बिजी होंगे, कल आपका मैच है, लेकिन ये जितना भी टाइम आपने दिया, ये सारे व्यूअर्स जो है वो दुआगो होंगे पाकिस्तानी टीम के लिए कि आपकी परफॉर्मेंसेस तो आगे एशियन गेम्स और ओलंपिक्स में भी बहुत शानदार कामयाबी हो। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड थैंक यू फॉर बीइंग सो पोलाइट एंड सो काइंड, और इतना डिटेल में आपने सारी चीज़ें बताएं। सो ये थे उमर, हमारे साथ उमर भुट्टा जो पाकिस्तानी हॉकी टीम के कप्तान है। कल पहला मैच पाकिस्तान ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में खेलना है मलेशिया के अगेंस्ट। सो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग हो, और जितना क्लैरिटी से हमारे कप्तान ने हमें डिटेल से चीज़ें समझाई हैं, आई एम श्योर द एंटायर टीम विल बी वेरी क्लियर एज टू व्हाट द स्पेसिफिक रोल इज़ ऑफ अ स्पेसिफिक प्लेयर। और हॉकी क्योंकि इतनी चेंज हो चुकी है, लेकिन अच्छी बात है कि हमारे कप्तान इतने क्लियर हैं और उनकी निगाहें सिर्फ इस ट्रॉफ़ी पे नहीं है, आगे एशियन गेम्स और ओलंपिक्स पे भी हैं। सो उम्मीद है कि हॉकी में भी बाकी खेलों की तरह अच्छी खबरें मिलें और अच्छा टूर्नामेंट रहे। एक छोटे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद क्रिकेट के हवाले से भी कुछ बात करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक ऑन गेम सेट मैच। आज का शो कौमी खेल हॉकी के नाम रहा है, और जो हॉकी के फैंस हैं वो काफ़ी खुश होंगे बिकॉज करंट कप्तान उमर भुट्टा के बाद हम फॉर्मर पाकिस्तानी हॉकी कैप्टन शकील अब्बासी की तरफ जा रहे हैं। शकील अब्बासी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो पे हमारे साथ होने के लिए। शकील अब्बासी साहब ने अभी ज्वाइन नहीं किया है, बट वो कुछ देर में हमने ज्वाइन कर लेंगे, और उम्मीद करते हैं कि हमारी टीम जो है, अभी हमने जिस तरह उमर भुट्टा से बात की, बहुत ही यंग टीम है हमारी जो एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने गई है भारत के शहर चेन्नई में, और अच्छा वेलकम हुआ है भारत की तरफ से, जो अच्छी साइन है। और जिस तरह अब क्रिकेट में हमें वर्ल्ड कप खेलने इंडिया जाना है, तो बड़ा डिपेंड करता है कि हम क्रिकेट के अलावा बाकी स्पोर्ट्स में भी जब हम इंडिया जाते हैं तो किस तरह की उनकी हॉस्पिटैलिटी रहती है। और क्योंकि पाकिस्तान ने भी अगले साल अगर क्रिकेट की बात की जाए तो आईसीसी का इवेंट 2025 में मैनेज करना है। सो इट डिपेंड्स कि हम डिफरेंट खेलों में किस तरह का एक दूसरे के साथ हॉस्पिटैलिटी को चलाते हैं, और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की टीम जिस तरह वेलकम हुई है वहाँ पे उसी तरह की अच्छी परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान की टीम की तरफ से रहें। और हॉकी के जैसे हमने कहा कि उमर भुट्टा साहब ने भी इस चीज़ से अग्री किया कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, गोल्डन चांस है कि हम इस टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करें। उसके बाद हमें एशियन गेम्स खेलनी है जिसमें अच्छी परफॉर्मेंस एक्चुअली मैटर करेगी आपके ओलंपिक्स तक पहुँचने के लिए और वहाँ परफॉर्मेंस देने के लिए। सो वेरी क्रिटिकल टाइम्स फॉर पाकिस्तान हॉकी। और पाकिस्तान के साबिक हॉकी कप्तान से भी हम बात करेंगे ताकि हमें समझ आए कि 2018 में जैसे हमने एशियन चैम्पियंस हॉकी ट्रॉफ़ी जीती थी, अब की जो टीम है उसमें क्या वो देखते हैं, क्या वो चीज़ें उनको करनी चाहिए कि 2018 जैसी परफॉर्मेंस जो है दोबारा आए। सो जब तक शकील साहब हमें ज्वाइन करते हैं तो हम अपना फोकस थोड़ा सा हमारे फेवरेट खेल क्रिकेट की तरफ लेके जाते हैं, बिकॉज़ क्रिकेट के हवाले से आज जैसे हमने कहा कि मिसबाउल हक की सरबराही में टेक्निकल कमेटी जो डेवलप हुई है उसकी बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, जहां चीफ सेलेक्टर को लेकर डिसीजन होने हैं। प्लेयर्स के हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स जून में एक्सपायर हो चुके हैं, 1 महीने का सारे प्लेयर्स को एक्सटेंशन मिला है। नए जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे उसके हवाले से भी बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजंस होने हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे नुमाइंदे जो हैं अब्दुल कादिर हमें ज्वाइन कर लें लाहौर से, तो उनसे भी हम बात करेंगे कि इस मीटिंग के हवाले से वो क्या देख रहे हैं। सिमिलरली आईसीसी रैंकिंग्स में काफ़ी अपडेट्स हुई हैं, बिकॉज 2 इंपॉर्टेंट सीरीज़ ख़त्म हुई हैं। अभी पाकिस्तान श्रीलंका की सीरीज़ ख़त्म हुई जो पाकिस्तान ने ऑब्वियसली 2-0 से श्रीलंका को ढेर किया। सिमिलरली एशियज़ के बारे में हमने बहुत डिटेल में कल बात की, वो 2-2 से बराबर रही है। सो एक रिपोर्ट देखते हैं रैंकिंग के हवाले से कि इन दोनों सीरीज़ के ख़त्म होने के बाद प्लेयर्स की रैंकिंग किस तरह अपडेट हुई है। स्पेशली हमारे बाबर आजम जो है वो दोबारा टॉप 5 की रैंकिंग में और ओडीआई में टॉप के रैंकिंग में हैं। और राइट, सो जैसे मैंने कहा कि बाबर आजम वाहिद बैटर बन गए एक बार फिर जो तीनों फॉर्मेट्स में टॉप 5 की रैंकिंग में है। कादिर ख्वाजा ने हमें ज्वाइन कर लिया है, उनसे हम इस रैंकिंग के हवाले से भी थोड़ा सा जानना चाहेंगे, और स्पेशली जो हमारी मैनेजमेंट कमेटी की आज मीटिंग होनी है उसमें क्या एक्सपेक्टेशन है इन टर्म्स ऑफ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स टू द प्लेयर्स और चीफ सेलेक्टर के हवाले से। सो अब्दुल कादिर, वेलकम करते हैं आपका शो पे। थैंक यू फैसल, बहुत शुक्रिया। क्या खबरें हैं भैया आज की जो मीटिंग है उसके हवाले से? और सुना है राशिद लतीफ़ साहब ने पहली मीटिंग के बाद दूसरी आइंदा की मीटिंग्स के लिए माजत कर ली है, और कौन से लोग होंगे सबसे पहले ये बताएं मिसबाउल हक के साथ इस कमेटी में आज?
देखिए, आज सुबह 11 बजे जो हमें जराये बताते हैं कि क्रिकेट कमेटी की जो मीटिंग थी वो सरबराही में जारी रही मिसबाह उल हक के। अभी कुछ देर बाद जो है वो बाकायदा तौर पर ऐलान होगा क्रिकेट कमेटी के तमाम अरकान का। और इस हवाले से राशिद लतीफ जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो मैनेजमेंट कमेटी हैं जका अशरफ, उनकी वहाँ पर जो है उनकी दरख्वास्त पर आए थे और मेयर मिसबाह उल हक ने उनको खास तौर पर इन्वाइट किया था। मिसबाह उल हक से पहले जो है वो राशिद लतीफ की मीटिंग हुई थी जका अशरफ से, जिसमें उन्होंने माजरत कर ली थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नौकरी करने से। अलबत्ता मिसबाह उल हक की जो है वो पुरजोर फरमाइश पर राशिद लतीफ जो है इस्लामाबाद से ट्रैवल करके लाहौर आए थे और वहां पर इजलास में जिसमें मोहम्मद हफीज जो थे वो ऑनलाइन मौजूद थे, इंजमाम उल हक ऑनलाइन मौजूद थे। उस पहला इजलास हुआ वो गैर जो है वो जिसको कहते हैं नॉन ऑफिशियल जो है वो इजलास था। अलबत्ता आज जो है वो अब से कुछ देर बाद क्रिकेट कमेटी के तमाम अरकान के बारे में ऐलान कर दिया जाएगा और तमाम तर जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है उस पर खास तौर पर तवज्जो दी जाएगी कि उसको कब जो है वो शुरू करेंगे और कितनी तारीख पे और कितने दिनों पर उसकी ब्रॉडकास्टिंग के अखराजात और ब्रॉडकास्टिंग जो है वो कैसे करवाई जाएगी, उस हवाले से शुरू किया जाएगा। जरा हमें ये बताते हैं कि जो सितंबर का सेकेंड वीक है उसमें डोमेस्टिक जो क्रिकेट है उसको बाकायदा तौर पर शुरू किया जाने का इम्कान है, जबकि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की वुमेन सीरीज है वो भी आड़े आ रही है, दरमियान में ब्रॉडकास्टिंग इशू काफी आ रहे हैं। उसके बाद एशिया कप भी कंटिन्यू होगा, उस हवाले से भी तमाम चीजें देखने में आएंगी। आज जो है वो आपको ये भी बताएं कि जो कायमा कमेटी का इजलास है उसमें उसके इजलास में भी जो है वो काफी हद तक गुफ्तगू देखने में आई है, जिसकी सदारत नवाब शेर बशीर ने की है और इजलास में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अमूर पर गुफ्तगू हुई है। हुकूमत ने जो है वो महरीन रजा जो कमेटी की रुकन है उनका कहना है कि हुकूमत ने जका अशरफ को क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट का नया सरबराह लगाया। उम्मीद है वो क्रिकेट की बेहतरी के लिए अच्छा काम करेंगे, जबकि बिलावल भुट्टो की सरबराही में कमेटी कौमी टीम की वर्ल्ड कप में शिरकत का फैसला करेगी, जो जिसका इजलास कल है और जुमेरात के रोज जो है वो इसका इजलास किया जाएगा। अलबत्ता ये कल बड़ी अहम मीटिंग होगी। इस हवाले से आपको मजीद बताएं कि जो आईसीसी वर्ल्ड कप ट्रॉफी है वो भी इस इजलास की वजह से अभी तक कोई शेड्यूल नहीं जारी कर सका पाकिस्तान के टूर करने के हवाले से। तो अभी जो है वो एहसान मजारी जो वफाकी वजीर हैं आईसीसी मिनिस्ट्री के, वो उनका कहना है कि भारत की जो दीगर टीमें हैं वो पाकिस्तान आ रही हैं। तो उस हवाले से बिलावल भुट्टो की सरबराही में कमेटी जो है वो वर्ल्ड कप में शिरकत करने का फैसला करेगी और टीमें जो है वो पाकिस्तान की टीम जो है वो भारत जाकर खेल सकती है। तो भारत को भी पाकिस्तान आना चाहिए। ये बड़ा सख्त बयान एहसान मजारी के पहले भी इंटरव्यूज में देखा जा सकता है और आज भी उन्होंने कहा कि जका अशरफ जो है वो बिलावल भुट्टो के साथ क्या इस पे क्या डिसीजन लेना बाकी है? आईसीसी का इवेंट है और आईसीसी के इवेंट की सारे एग्रीमेंट्स पहले से हो जाते हैं, उस पर क्या डिसीजन लेना है? हमें हर सूरत खेलने तो जाना ही है इंडिया। देखिए फैसल, मुझे ये लगता है कि जो ये कमेटी बनाई गई है उसमें बाकायदा तौर पर जब एक दो दफा बहस होगी उसके बाद बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा, शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा कि स्क्वाड जो है पाकिस्तान का वो कब रवाना होगा और पाकिस्तानी फैंस जिन्होंने भारत जाकर मैचेस देखने हैं उनकी फैसिलिटी के लिए क्या चीजें प्रोवाइड कर रही है बीसीसीआई और आईसीसी। उस हवाले से आईसीसी ने भी पाकिस्तान से पूछा था, जो रीशेड्यूल का मामला आया था कि जो पाकिस्तान की नीदरलैंड के साथ और भारत की जो रीशेड्यूलिंग की गई है उसमें 15 की बजाय 14 तारीख की गई, वो भी पाकिस्तान की इमा पर और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की रजामंदी के बाद ही इसका ऐलान किया गया। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रजामंद है और ये चाहता है कि पाकिस्तान टीम भारत में जाकर वर्ल्ड कप खेले और बड़ा इवेंट है आईसीसी का और वनडे वर्ल्ड कप जाकर खेलेगी। और उससे पहले जो है वो एशिया कप है, जो कि एशिया कप की मेजबानी पाकिस्तान के पास है। तो तमाम तर चीजें अब सॉर्ट आउट हो चुकी हैं। अब सिर्फ ये कमेटी ये फैसला करेगी और बिलावल भुट्टो इस चीज का फैसला करेंगे कि आया पाकिस्तान जो है वो शिरकत करता है और कब करता है और इसका शेड्यूल कब ऐलान किया जाएगा। अच्छा, हाँ बिल्कुल सही है। इस कमेटी की जो मीटिंग होनी है उसमें इंजमाम उल हक, मोहम्मद हफीज़, इनके भी नाम आ रहे हैं। हमें पता है इंजमाम उल हक पहले चीफ सिलेक्टर रह चुके हैं। इस बार मोहम्मद हफीज़ का भी नाम काफ़ी हाईलाइट हो रहा है कि ही कुड बी द नेक्स्ट चीफ सिलेक्टर। क्या खबर है, क्या लगता है आपको कौन सा क्रिकेटर होगा जो अगला हमारा चीफ सिलेक्टर होगा? देखिए फैसल, इस चीज का क्रेडिट समा को जाता है। समा ने ये पहले भी खबर ब्रेक की थी कि मोहम्मद हफीज को जो है वो जका अशरफ ने चीफ सिलेक्टर बनने की ऑफर की है। जिसके बाद मोहम्मद हफीज से हमारी जब बात हुई थी तो उन्होंने उस वक्त हमारे बात करते हुए जब हमें उन्होंने सूसी गुफ्तगू की थी उस दौरान उन्होंने कहा था कि ये मैं नौकरी नहीं कर सकता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में और वो चीफ सिलेक्टर बनने के लिए जो है वो उम्मीदवार लिस्ट में शामिल नहीं है।
अलबत्ता जो दीगर जो अफराद हैं उनको भी इसी तरह पूछा गया, पहले मिसबाउल हक से भी पूछा गया, उनसे रोल पूछा गया, उन्होंने भी इसको डिनाई किया कि वो नौकरी नहीं करना चाहते। अलबत्ता मोहम्मद हफीज भी नौकरी से इनकार कर चुके हैं। मुतअद्दिद क्रिकेटर्स जो हैं वो भी इस तरह का जो है वो गैर यकीनी सी सूरत हाल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि तमाम क्रिकेटर्स जो हैं वो अभी तक शेषोपन के शिकार हैं कि वो आया इस जो ओहदा है इसको कबूल करें या ना करें। अलबत्ता अभी जो डायरेक्टर हैं, जो साबिक डायरेक्टर थे डोमेस्टिक के नदीम खान, उनकी तकर्री भी हुई है और वो भी किसी साबिक जो इंटरनेशनल क्रिकेटर है, टेस्ट क्रिकेटर है पाकिस्तानी, उनकी जो है वो कॉल पर ज़का अशरफ से की गई है। अलबत्ता अब जो है वो मजीद सूरत हाल 1-2 दिन में वाज़ेह हो जाएगी कि नया चीफ सिलेक्टर कौन आएगा, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी और इसके साथ साथ जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मामला है वो भी चीफ सिलेक्टर से पूछ कर किया जाएगा और तमाम तर मुशावरत इनसे मुकम्मल करके ज़का अशरफ से बाकायदा तौर पर इसकी अप्रूवल ली जाएगी। आपको ये लगता है कि क्योंकि हमने देखा मिसबाउल हक जो हैं वो भी कह रहे हैं मैं वॉलंटरीली काम करूंगा, राशिद लतीफ़ जो है वो एक मीटिंग के बाद अब नहीं आए, मोहम्मद हफीज़ या बाकी भी जो पुराने प्लेयर्स हैं इंज़मामुल हक वो भी जो है वो टेम्पररीली जो है वो हिस्सा बन रहे हैं कमेटी का, डू यू थिंक कि आपको लगता है कि ऊपर लेवल पे ज़का अशरफ या बाकी भी जो लोग हैं उनकी पोजीशन भी अभी क्लियर नहीं है? बिकॉज आपका पीसीबी का चेयरमैन कोई है नहीं, मैनेजमेंट कमेटी के हेड्स हैं जिन्होंने इलेक्शन कराने हैं और पीसीबी का चेयरमैन सेलेक्ट करना है, तो आपको लगता है कि ये प्लेयर्स भी थोड़े से टेंटेटिव हैं कि अगर वो वाकई इस सिस्टम का हिस्सा बनते हैं तो जब नई मैनेजमेंट आएगी तो शायद इनको सिस्टम से बाहर निकलना पड़ेगा? डू यू थिंक कि ये इस तरह की एक सिचुएशन है जो जिसकी वजह से प्लेयर्स जो है वो क्लियरली कमेटी का या पीसीबी का हिस्सा नहीं बनना चाह रहे? देखिए फैसल, जो अहमद शहजाद फरूक राना थे जो साबिक अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी थे पीसीबी के और उसके साथ साथ कायम मुकाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी थे, उनसे जब पूछा गया था उनसे तमाम तर तफसीलात दी गई थी। उन्होंने भी अभी लेटर लिखा है पैटर्न इन चीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को और उसमें तमाम तर चीजें उन्होंने अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसका इजहार किया। साबिक जो रुकन थे मैनेजमेंट कमेटी के शकील शेख, वो भी मुतअद्दिद मरतबा जो है वो इस हवाले से गुफ्तगू कर चुके हैं कि ये इलेक्शन जो है वो प्रोसेस करवाने के लिए मैनेजमेंट कमेटी आई है, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बहाल करने के लिए आई है, लेकिन अभी तक वो चीजें नहीं हो सकी। अभी तक जो ज़का अशरफ का ज़राए हमें ये बताते हैं कि ज़का अशरफ का जो तमाम तर जो फोकस है वो तमाम तर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो तकर्रियां हैं, तबादले हैं, उन पर करने के लिए, क्योंकि डायरेक्टर मीडिया जो साबिक थे तमीउल हसन बर्नी उनको शिफ्ट किया गया, मुतअद्दिद जो लोग थे उनको ट्रांसफर किया गया। उसके साथ साथ अभी जो हमें जो अंदर से खबरें मिलती हैं, जो ज़राए बताते हैं वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो सिलेक्शन जो कोचिंग पैनल था उस पर भी काफी हद तक गुफ्तगू की गई, मुशावरत की गई, लेकिन अभी तक जो है उनको चेंज करने का कोई इस तरह का प्लान नहीं है। अलबत्ता मैं समझता हूँ कि उनकी भी अभी पोजीशन क्लियर नहीं है, अभी इंटरिम गवर्नमेंट आएगी, अभी उनको भी इस चीज का आइडिया नहीं है कि तमाम तर जो चीजें हैं वो उनके हक में हैं या नहीं है। अभी वो बिल्कुल सही अब्दुल कादिर ख्वाजा, थैंक यू सो मच फॉर द कंप्लीट डिटेल्ड अपडेट और आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को कुछ हद तक अंदाज़ा हुआ कि जो मैनेजमेंट कमेटी मीटिंग होनी है उसमें क्या चीज़ें एक्सपेक्ट की जा सकती हैं और उम्मीद करते हैं कि पीसीबी के जो सिस्टम है वो इस लेवल पे आ जाए कि जो पोजीशंस हैं वो क्लियर पोजीशंस हों और टीम उससे ज़्यादा अफेक्ट ना हो। सो हमारे शो की एक रिवायत हम रही है कि हम जो यंग प्लेयर्स अच्छी परफॉर्मेंसेस देख रहे हैं उनको हम व्यूअर्स के सामने लाते हैं। आज भी हम यासिर को लाए हैं जो जेवलिन थ्रोअर हैं और उनसे कुछ हमारे नुमाइंदों ने बात की है, उसको देखते हैं। अरशद भाई नहीं थे, बाकी उनकी कमी तो महसूस हुई है उधर, डेफिनेटली सबको ही हुई है। उधर लोग मुझसे पूछ भी रहे थे, अल्लाह का शुक्र है मैंने उनकी कमी पूरी की है उधर। और हमारा जो एशियन चैम्पियनशिप में फर्स्ट एवर जो मेडल है वो आया हूँ मैं लेकर। एशियन गेम्स का टारगेट इंशाल्लाह उधर अच्छा परफॉर्म करें और कम से कम पाकिस्तान का नाम रोशन करें, मेडल ला के इंशाल्लाह क्वालिफाई करूँ ओलंपिक के लिए। अगर अच्छी चीज़ें आपको कॉपी करने से मिलते हैं तो आपको डेफिनेटली लेनी चाहिए। तो जाहिर बात है मैं कुछ चीज़ों में से कॉपी करता हूँ, तो अच्छी चीज़ अगर उससे पॉजिटिव चीज़ें आती है तो इसमें बुराई कोई नहीं है। अगर आप कहो कि बाहर कोचिंग क्यों नहीं करवाते तो उसकी चीज़ें ये हैं कि अगर हमारे पास इधर सारी चीज़ें हों तो हमें बाहर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। जिस तरह के मौजूदा हालात इसमें तो हमें चाहिए कि हम बाहर जाएँ तो उधर अच्छा सीखें और अच्छा फिर परफॉर्म करें। Superb. So it's great to see all the young players, not just in cricket, बाकी खेलों में भी हमारे प्लेयर्स इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस देख रहे हैं। इसी उम्मीद के साथ कि ये परफॉर्मेंसेस जारी रहें और स्पेशली हॉकी में जो हमारी टीम एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने गई उसकी अच्छी परफॉर्मेंसेस सामने आएँ, इस उम्मीद के साथ आज का शो ख़त्म करते हैं। कीप वॉचिंग आवर शो, वी विल सी यू टुमारो।